In this question, three identical chargeless capacitors of capacitance C are connected in series. The capacitors are charged by connecting a battery of electromotive force, that is EMF E, to the terminals leads of this circuit. Next, the battery is disconnected and the two resistors of resistance R are connected simultaneously as on the figure below. Find the heat dissipated in this circuit. तो इनिशियल सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जो तीन कैपेसिटर्स हैं, ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये किसी बैटरी जिसका EMF E है उससे कनेक्टेड है. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इनिशियली यहाँ पर ये अनचार्ज्ड है यहाँ पर ये, तो अब यहाँ पे इससे इसकी चार्जिंग होगी. C इक्वलेंट यहाँ पे हो जाएगा C/3, सीरीज़ में कनेक्टेड है. बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पे, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी C/3, और क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है सब पे इक्वल चार्ज यहाँ पर रहना चाहिए, तो सभी पे जो चार्ज है प्लस माइनस CE/3 हो जाएगा. तो दिस इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लस माइनस C/3. फिर इसके बाद में इस बैटरी को यहाँ से डिसकनेक्ट किया, और डिसकनेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक सर्किट इस तरीके से बना लिया गया. तो अब ये जो सर्किट यहाँ पर बना है, तो इस सर्किट में अब फर्दर यहाँ पर चार्जेस का फ्लो होगा यहाँ पे, और चार्जेस का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक स्टेडी स्टेट ना आ जाए. तो स्टेडी स्टेट जब आएगी यहाँ पे, तो कैपेसिटर्स पे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस जितना भी होना है उतना हो जाएगा. उसके बाद में इन कैपेसिटर्स के जो चार्जेस हैं वो चार्जेस में अब कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आने वाले. देयर इज़ नो फर्दर चेंज इन दिस चार्जेस, इनमें कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे. तो यहाँ पर हमें ये देख लेना चाहिए कि फाइनली यहाँ पर कैपेसिटर्स में जो चार्जेस हैं वो चार्जेस यहाँ पे क्या हैं. और जब भी हमें हीट कैलकुलेट करना होता है तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, व्हाट इज़ द फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. और इस सर्किट में कोई बैटरी वगैरह है नहीं जिसका हमको वर्क डन कैलकुलेट करना हो. जो हमें हीट कैलकुलेट करनी है वो कौन सी हीट कैलकुलेट करनी है, एक बार आपने इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा दिया. अब उसके बाद वापस से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का फ्लो चल रहा है. तो इन रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने के बाद सर्किट में अब कितनी हीट जनरेट हो रही है वो बताना है यहाँ पर हमको. तो इनिशियल सिचुएशन हमारे लिए यहाँ पर ये हो जाए, कैपेसिटर्स पे ये चार्जेस थे. मैं इनिशियल एनर्जी यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनिशियल एनर्जी क्या थी यहाँ पर इसमें. तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर ऐसा कर लो कि Q²/2C फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर इसमें. तो CE/3 का स्क्वायर Q²/2C, और क्योंकि यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं इस तरीके के, तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पर जो 1 3 वो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6 C². या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हाफ C इक्वलेंट इंटू E², और जो C इक्वलेंट है वो यहाँ पे कितना है C/3, तो C/3 और ये 1/2 तो C/6 E². ठीक है, तो ये इनिशियल एनर्जी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसमें. फाइनली हमें देखना है कि कैपेसिटर्स में क्या एनर्जी स्टोर है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम हीट का आंसर कर पाएंगे, और उसके लिए हमें फाइनल चार्जेस को यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो अगर मैं इस सर्किट को यहाँ पे देखूँ, तो इस सर्किट में अगर मैं इन प्लेट्स के एक बार नंबरिंग कर देता हूँ, एज इट इज़ इनको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इनकी मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ. सपोज़ ये प्लेट नंबर 1, दिस इज़ प्लेट नंबर 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6. अब इसमें आप यहाँ पे कुछ प्लेट्स को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, और फिर ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से होते हुए प्लेट नंबर 1 तक जा रहा है. तो अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखो, प्लेट्स का ये जो 3 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है, 1 ये वाली प्लेट, 4 और ये 5, तो 1 4 एंड 5 इनका ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों प्लेट्स को आप एक आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि जो भी चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके बीच में आपस में ही होगा. 4 और 5 ये आपस में कनेक्टेड है, और फिर 4 और 5 से यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पर 1 तक गया हुआ है. तो 1 4 और 5 जो भी इनके पास में टोटल चार्ज है, उस टोटल चार्ज को आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये. तो 1 4 एंड 5 विल रिडिस्ट्रीब्यूट देयर चार्जेस. इनके चार्जेस क्या हैं वो भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ. तो इनके जो चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर है आपका प्लस, यहाँ पर है माइनस, और चार्ज कितना है CE/3. इस तरीके से यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ये इनिशियल चार्जेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C/3, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा C/3. तो प्लेट्स नंबर 1 4 और 5 इन तीनों का जो चार्ज है वो टोटल हमेशा कंजर्व रहेगा. ठीक है, इसी तरीके से आप एक और यहाँ पे सिस्टम देख सकते हो. तो एक सिस्टम यहाँ पर कौन सा बन जाएगा जो कि आइसोलेटेड होगा. दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 3 प्लेट्स आपस में कनेक्टेड.
2 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर। तो 2 और 3 आपस में यहाँ से कनेक्टेड, और इन दोनों से कनेक्टेड यहाँ पर ये वाली प्लेट नंबर 6। तो 2, 3 एंड 6। तो ये अलग एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक अलग आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम जब भी इस तरीके से आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं तो उनका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि चार्ज बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि जैसे 2, 3, 6 की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 में चला गया होगा, 3 से 2 में चला गया होगा, कुछ इधर से इस 6 के पास चला गया होगा। बस आपस में शेयर कर सकते हैं, जो भी इनके पास में नेट चार्ज है उस नेट चार्ज को बस आपस में शेयर कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके पास में चार्ज है कितना। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास में टोटल चार्ज मिला के कितना है। तो 1 वाली प्लेट पे कितना है, c/3। 4 वाली प्लेट पे कितना है, -c/3। और जो आपकी 5 नंबर प्लेट है, 5 नंबर पे है +c/3। तो टोटल मिला करके ये चार्ज कितना हो जाएगा, +c/3। इस तरीके से 2, 3, 6 का आप देख लो यहाँ पे। तो 2 नंबर पे जो यहाँ पे चार्ज है वो है आपका -c/3। 3 नंबर पे जो चार्ज है दैट इज़ +c/3। और जो 6 नंबर प्लेट है दैट इज़ -c/3। तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो -c/3 है। तो जो टोटल चार्ज c/3 है उसको ये आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो टोटल चार्ज -c/3 है उसको ये आपस में ये तीनों रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फाइनल अब स्टेडी स्टेट को देखते हैं कि स्टेडी स्टेट में यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो स्टेडी स्टेट में जो चार्जेस हैं वो चार्जेस जहाँ तक पहुँचने थे वहाँ तक फिक्स हो गए होंगे। चार्जेस आर फिक्स्ड, फाइनली चार्जेस फिक्स हो जाएंगे, उनकी एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। और चार्जेस अगर फिक्स हो गए इसका मतलब कि आप अगर इस वायर को देखो तो इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इधर से कोई करंट इधर आ रहा होगा, ना कोई करंट इधर जा रहा होगा इधर की तरफ। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब चार्जेस या तो यहाँ से निकल रहे हैं या फिर इस पर चार्जेस आ रहे हैं। तो कोई करंट अगर ना तो इसमें फ्लो कर रहा है ना इसमें फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इससे भी कोई करंट नहीं निकल सकता। तो इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि इस रेजिस्टेंस से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पूरे सर्किट में कहीं कोई करंट फ्लो करने का कोई स्कोप नहीं है। अगर करंट फ्लो करता है तो उसको कैपेसिटर की प्लेट्स पे जाना पड़ेगा, और कैपेसिटर की प्लेट्स पे करंट जा नहीं सकता है, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चार्जेस जहाँ तक पहुँचने थे वहाँ तक पहुँच गए होंगे, फिक्स हो गए होंगे। तो अब मैं स्टेडी स्टेट के हिसाब से एक बार सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है तो इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको जस्ट आप एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो इन स्टेडी स्टेट। तो इन स्टेडी स्टेट आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस विद अ वायर, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट है ही नहीं। यहाँ पे देयर इज़ नो करंट इन दिस रेजिस्टेंस। क्यों नहीं है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए कोई ऐसा पाथ नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस जिसमें कैपेसिटर नहीं आए। और हमें पता है कि कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट में कोई करंट नहीं हो सकता। तो वन इज़ लाइक दिस, एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे एक तरीके से ये दोनों पॉइंट्स, और फिर उसी तरीके से ये वाला। तो फाइनल सिचुएशन इज़ समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ बन रही है इसमें। और मैं सपोज इसका पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूँ 0। मैं फाइनली अब इन पे चार्ज निकालना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लेता हूँ। तो आप देखो कि ये कोई करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं हो रहा, बीच में रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये भी उसी पोटेंशियल पे होगा। तो ये और ये दोनों आपके सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं v के बराबर अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v। और अब मैं यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ कि जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उस पर टोटल चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। आपस में शेयरिंग हो सकती है बट टोटल विल रिमेन द सेम। तो मैं ये इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ, एक से हमारा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो 1 + 4 + 5 इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इन तीनों का जो चार्ज है वो मिला के कितना होना चाहिए, c/3। दिस इज़ द इक्वेशन। तो यहाँ पे 1 नंबर जो प्लेट है, तो दिस इज़ योर 1 नंबर प्लेट, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 का अगर मेरे को चार्ज लिखना है तो 1 का जो पोटेंशियल है वो v है, और यहाँ पर दूसरे साइड का पोटेंशियल है 0। तो अगर किसी भी कैपेसिटर में, सपोज़ ये अगर एक कैपेसिटर है, जस्ट मैं इसको एक बार इलस्ट्रेट कर देता हूँ अलग से। ये पॉइंट a और b और ये +q और ये -q है, सपोज़ कुछ ऐसा है। तो अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज लिखना है कि इस प्लेट का चार्ज कितना होगा, तो मैं लिखूंगा Q = C। C इसका कैपेसिटेंस हो गया। और जब मैं इस प्लेट का चार्ज लिखूंगा तो पहले इस प्लेट का पोटेंशियल लिखूंगा, और तो मैं लिखूंगा VA - VB। पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरीके से लिखोगे। अगर आप इस प्लेट के चार्ज को लिखना चाहते हो तो -Q, ठीक है, -Q और C। फिर आप पहले जो पोटेंशियल लिखोगे फिर आप इसका लिखोगे, तो ये हो जाएगा VB - VA। मैथमेटिकली आप देख सकते हो कि आपने कहीं कोई एरर नहीं करी, दोनों इक्वेशन बिल्कुल मैथमेटिकली आइडेंटिकल है। Q = C भी लिखा है आपने। उसी तरीके से मेरे को अब इन पे चार्ज अगर लिखना है, 1 नंबर पे चार्ज लिखना है,
तो मैं लिखूँगा चार्ज इज इक्वल टू सी, और पहले इसका पोटेंशियल आएगा v माइनस ज़ीरो लिखेंगे इसमें, तो v माइनस ज़ीरो। 4 नंबर का आप लिखना चाहते हो 4, तो 4 का पोटेंशियल है v और 3 का जो पोटेंशियल है वो है 0, तो अगेन सी v माइनस ज़ीरो हो जाएगा। 5 का अगर आप लिखना चाहते हो तो वही इसका पोटेंशियल वापस से v है यहाँ पर, और इसका पोटेंशियल 0 है, तो सी v माइनस ज़ीरो, दिस इज c बाई 3। तो आप देख सकते हो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू e बाई 3, और v जो है वो हो जाएगा e बाई 9। तो हर एक कैपेसिटर आप देख लो कि यहाँ पर कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गया है। तो हर एक जो कैपेसिटर है वो e बाई 9 इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे आ चुका है। आप फाइनल एनर्जी लिख सकते हो सिस्टम की यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो u फाइनल इज, एक एक की एनर्जी लिख लो, हाफ c, और ये e बाई 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ c e बाई 9 का होल स्क्वायर। और ये सिर्फ एक के लिए है, तीनों के लिए अगर करेंगे तो इसको वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। तो यहाँ पर अगर आप फाइनल एनर्जी देखो कि कितनी है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका, ये 81 आएगा नीचे यहाँ पे, और ये 3 टाइम्स अगर कैंसिल होगा 27, तो दिस विल बी 54, सी स्क्वायर बाई 54। ये फाइनल यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर्स की। आप देख सकते हो इनिशियल सी स्क्वायर बाई 6 था, फाइनली यहाँ पे सी स्क्वायर बाई 54 हो गया, तो देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वही एक तरीके से यहाँ पर हीट के बराबर हो जाएगी सर्किट के अंदर। तो दिस विल बी, तो ज़्यादा में से आप कम को माइनस करो तो आपको लॉस पता चल जाएगा और हीट का आंसर मिल जाएगा। तो सी स्क्वायर बाय 6 को आप कॉमन निकाल लो, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 9, तो इट विल बी 8 बाई 9। तो 8 बाई 9 और 6 पहले से था यहाँ पर, सी स्क्वायर, इट विल बी 4, इट विल बी 3, दिस इज़ 4 बाई 27। तो 4 बाई 27 सी स्क्वायर, ये तो टोटल हीट यहाँ पर है। इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ दी हीट जनरेटेड ऑन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस पे क्या हीट यहाँ पर जनरेट हुई है, तो आप बोल सकते हो कि सिमेट्री है यहाँ पर, दोनों रेजिस्टेंस सेम है और करंट भी एक जैसा ही गुजर रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि फाइनली सब कुछ सिमेट्रिकल है यहाँ पर, हर एक कैपेसिटेंस सेम है, हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम है। जो चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे होंगे वो चार्जेस जैसे यहाँ फ्लो कर रहे होंगे वैसे इसमें फ्लो कर रहे होंगे, और सेम टाइम के लिए फ्लो कर रहे होंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आई स्क्वायर आर टी इसके लिए और आई स्क्वायर आर टी बिल्कुल बराबर से ही आएगा। तो अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो इंडिविजुअली दोनों पे, इंडिविजुअली यहाँ पर कितनी कितनी हीट जनरेट होगी इसमें, तो इंडिविजुअली 2 बाई 27, तो इंडिविजुअली 2 बाई 27 दोनों पे, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 4 बाई 27।